हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करेंगे और हम रिपोर्ट्स को देखेंगे जो हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट निकाली जाती है एनुअली, तो हम 2019 की रिपोर्ट को देखेंगे। आईपीसीसी की जो दो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं फ्रेंड्स, उनको कवर करेंगे और साथ में हम ओशियन डीऑक्सीजनेशन जो आयुषियन ने निकाली है रिपोर्ट, वो हम देखेंगे। लास्ट में हम ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट हमारी है एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट को फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम निकालता है और 2019 का यह 10th एडिशन था। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और डिफरेंट एजेंसीज को हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में कवर कर ही चुके हैं। अगर हम रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को देखें तो जो फ्रेंड्स एंटिसिपेटेड एमिशंस हैं 2030 में, अगर हम आज के एमिशंस को देखें उसके हिसाब से 2030 में जो एमिशन होने वाले हैं और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो हमारे एमिशंस होने चाहिए थे एज पर 1.5 डिग्री सी एंड 2 डिग्री सी टारगेट, तो उनके बीच में जो गैप होता है उसी को असेस किया जाता है इस रिपोर्ट में। पिछले डेकेड की अगर हम बात करें तो एवरी ईयर हमको 1.5% इंक्रीज देखने को मिला है इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और G20 नेशंस फ्रेंड कलेक्टिवली 78% अकाउंट करती हैं ऑल एमिशंस। टॉप 4 इमिटर्स की अगर बात करें इस रिपोर्ट के हिसाब से, और फ्रेंड्स ग्लोबल कार्बन एटलस के हिसाब से भी यही टॉप 4 एमिटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और इंडिया फ्रेंड्स 4th पोजीशन पर है। यह 55% ऑफ टोटल एमिशंस को अकाउंट करते हैं। अगर हम लास्ट डिकेड के डाटा को देखें, अगर इस डाटा में फ्रेंड्स हम लैंड यूज चेंजेस को एक्सक्लूड कर देते हैं तब भी यह 55% अकाउंट करते हैं। लैंड यूज चेंजेस का मतलब है जैसे एग्रीकल्चर में लैंड को हम यूज़ करते हैं, क्लियर करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, तो इनसे फ्रेंड्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होते हैं उनको भी अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं फिर भी 55% अकाउंट करते हैं। यह टॉप 4 एमिटर्स चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, मैक्सिको, रसिया, टर्की की अगर बात करें तो इनके जो भी प्रोजेक्ट हैं या पॉलिसीज़ हैं उनके हिसाब से अगर यह काम करती हैं तो अपने टारगेट्स को मीट करेंगी। इंडिया, रसिया, टर्की तो फ्रेंड्स अपने टारगेट को 15% ज़्यादा ओवर परफॉर्म करने वाली हैं, अचीव करेंगी। वर्ल्ड की बात करें फ्रेंड्स तो अगर हमको 1.5 डिग्री सी टेम्परेचर का जो टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर उसको अचीव करना है तो एवरी ईयर 7.6% एमिशन हमको कट करना पड़ेगा बिटवीन 2030 एंड 2020 और 2030 के बीच में एवरी ईयर 7.6% एमिशन को कट करना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स हम करंट पॉलिसीज़ या करंट कमिटमेंट को इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं फिर भी ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर राइज है वो देखने को मिलेगा बाई 3.2 डिग्री सेल्सियस। जो कलेक्टिव एम्बिशंस हैं या नेशनल डिटरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको फ्रेंड्स 5-fold इंक्रीज करने की ज़रूरत है या 5 गुना बढ़ाने की ज़रूरत है एज़ पर द करंट लेवल्स, अगर हमको 1.5 डिग्री सी गोल को अचीव करना है अंडर पेरिस एग्रीमेंट। यह था फ्रेंड्स एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट रिपोर्ट को देखते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट फ्रेंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2019 से रिलेटेड है। यह रिपोर्ट एनुअली निकाली जाती है और 2019 में इस रिपोर्ट को निकाला गया। तो ग्लोबल क्लाइमेट को हम 3 ब्रॉड डायमेंशन में समझेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, देन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन कितना बढ़ा गया है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का, देन हम सी आइस को भी देखेंगे और ग्लोबल सी लेवल राइज कितना हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स ओशियन एसिडिफिकेशन को भी समझेंगे। तो जो मीन टेम्परेचर है फ्रेंड्स उसमें 1.1 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला है इंक्रीज एज़ कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और 2015 से लेकर 2019 तक फ्रेंड्स यह 5 वार्मेस्ट ईयर रहे हैं अभी तक के। और डिकेड की बात करें 2010 से लेकर 2019 तक तो यह भी फ्रेंड वार्मेस्ट डिकेड रहा है अभी तक। ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन की हम बात करें अगर ग्रीन हाउस गैसेस की तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल रहा 2018 में वो अभी तक सबसे ज़्यादा रहा 407.8 पार्ट्स पर मिलियन और यह 147% ज़्यादा था प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स मीथेन अकेला का जो कंसंट्रेशन था वो 259% बढ़ गया था एंड नाइट्रस ऑक्साइड का 123% ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। सी आइस की बात करें तो बोथ फ्रेंड्स आर्टिक और एंटार्क्टिक में जो सी आइस का एक्सटेंट है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है और ग्लोबल सी राइज जो हुआ है अभी तक का सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स ग्लोबल मीन सी लेवल रीच हुआ है अगर हम 1993 की वैल्यू से कंपेयर करें।
ओशियन एसिडिफिकेशन की बात करें तो 2019 से लेकर 2018 में लगभग ओशियन ने 23% ऑफ एनुअल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को एब्जॉर्व किया है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस की इन एटमॉस्फेयर, तो नेचुरली भी ओशियंस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो यह जो इक्विलिब्रियम होता है एब्जॉर्प्शन का वो इम्बैलेंस होता है, और इस वजह से जो ओशियन एसिडिफिकेशन का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो पीएच लेवल है वो देखने को मिला है, उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। इसका मतलब है एसिडिक कंडीशन बढ़ रही है। यह फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशन लिया गया है ओपन सोर्सेज से, मीन्स जो ओशन से उसका डायरेक्टली सैंपल लिए गए हैं। पिछले 20 to 30 ईयर्स की बात करें, उसमें जो पीएच की रेट है फ्रेंड्स उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। अब हम ओशियन एसिडिफिकेशन को समझ लेते हैं। ओशियन एसिडिफिकेशन की बात करें तो यह फ्रेंड्स तब देखने को मिलता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है सी वाटर से। सी वाटर एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड और फ्रेंड्स कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड के साथ साथ बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयंस भी बनते हैं। ओशियन एसिडिफिकेशन को हम फ्रेंड्स दो रिएक्शन से समझ सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयंस। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे फ्रेंड हाइड्रोजन को वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है H2CO3। फ्रेंड्स फर्दर कार्बोनिक एसिड ब्रेकअप होता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस में। तो हाइड्रोजन आयन जैसे ही रिलीज हुआ फ्रेंड्स तो इसका मतलब है पीएच लेवल रिड्यूस हो जाता है। फर्स्ट रिएक्शन देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही अब्जॉर्व होती है वाटर में तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड इन टर्न डिवाइड हो जाता है H+ या हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट आयन फ्रेंड्स फर्दर डिवाइड होता है हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन में। हाइड्रोजन आयन जैसे ही पहली रिएक्शन में रिलीज होता है फ्रेंड्स तो मोर एसिडिक कंडीशन देखने को मिलती है, पीएच लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब जो कार्बोनेट आयंस बचा है फ्रेंड्स जो CO3 वो सेकेंड रिएक्शन आप देखिए। सेकेंड रिएक्शन में जो हमारे पास कार्बोनेट आयन बचा था फ्रेंड तो सेकेंड रिएक्शन में वो कंज्यूम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर से मिलकर वह 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस बना लेता है, जिसकी वजह से जो कार्बोनेट आयन सेल फॉर्मिंग जो एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और जो सेल फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है। इसी वजह से फ्रेंड्स हमको कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग भी देखने को मिलती है। तो इन सेकेंड रिएक्शन बिटवीन carbonate ion, carbon dioxide and water, it produces 2 molecules of bicarbonate ion. So increase in atmospheric carbon dioxide level lead to decrease in pH level and increase in the concentration of carbonic acid and bicarbonate ion, causing a decrease in the concentration of carbonate ion. Next 2 reports friend IPCC की हैं। IPCC के द्वारा असेसमेंट रिपोर्ट के साथ साथ कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स को भी निकाला जाता है। तो ओशियंस एंड क्रायोस्फीयर और क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है उसको हम फर्स्ट रिपोर्ट में कवर करेंगे, और सेकंड रिपोर्ट में फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है लैंड पर वो भी हम देखेंगे। सबसे पहली रिपोर्ट फ्रेंड्स हम क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है लैंड पर वो देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में एविडेंस दिखाए गए हैं कि जो डिफरेंट यूज़ ऑफ लैंड है लाइक फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज और इन टर्न कैसे अफेक्ट हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज से। यह फ्रेंड्स पहली बार हुआ है कि आईपीसीसी ने सिर्फ लैंड सेक्टर पर फोकस किया है और ऐसा वार्न भी किया है जो क्लीन एनर्जी या क्लीन ट्रांसपोर्ट या रिडक्शन एमिशन हम लोग कर रहे हैं उससे सिर्फ ग्लोबल एमिशंस है वो कम होने वाला नहीं है, और जो वार्मिंग है फ्रेंड्स वो बढ़ ही जानी है 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ग्लोबल फूड सिस्टम अकेले रिस्पॉन्सिबल है नियरली 21 to 30% ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इसकी वजह से फ्रेंड जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है क्रॉप्स की वो भी कम हो रही है, और एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा अकाउंट करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करें तो 10 to 12%, देन लैंड यूज़ 8 to 10%, उसके बाद जो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग में एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 5 to 10%। अगर हम फ्रेंड्स फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग से भी क्लाइमेट चेंज होता है। ऑन एन एवरेज 52 गीगाटन्स ऑफ इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देखने को मिला है फ्रेंड 2007 और 2016 के बीच में। जो ग्लोबल एनुअल एमिशंस है मीन्स हर साल के एमिशन देखें अगर हम एग्रीकल्चर और डिफॉरेस्टेशन और अदर लैंड यूज से फ्रेंड तो वो 12 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है, और अगर हम एनुअल एमिशन देखें एनर्जी, इंडस्ट्रीज या वेस्ट से फ्रेंड तो वो 40 गीगाटन्स ऑफ
इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड है और दोनों को ही हम मिलाते हैं तो 52 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। और क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है फूड सिक्योरिटी से वो भी आप देख सकते हैं। 2015 में फ्रेंड्स नियरली 500 पीपल जो रह रहे थे ऐसे एरियाज़ में जिसने फ्रेंड्स डेजर्टिफिकेशन को एक्सपीरियंस किया है बिटवीन 1980 एंड 2000। करंटली अगर हम देखें तो 25 to 30% जो टोटल फूड प्रोडक्शन है वो तो वेस्ट ही हो जाता है और फूड प्रोडक्शन फ्रेंड्स नियरली 21 to 30% अकाउंट करता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, वो हमने देखा है। एग्रीकल्चर तो अकेले फ्रेंड्स 70% फ्रेश वाटर को यूज़ कर लेता है। ह्यूमंस यूज़ डायरेक्टली अफेक्ट करता है 70% ऑफ ग्लोबल आइस फ्री लैंड सरफेस। और क्लाइमेट चेंज से फ्रेंड फूड सप्लाई में इनस्टेबिलिटी तो आने ही वाली है। प्राइसेस की बात करें तो फ्रेंड्स वो भी शूट अप हो जाएंगे बाय 2050 और 20% ऑफ वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया है वो अफेक्टेड है बाय डिग्रेडेशन। और इंडिया की बात करें तो 30% हमारी इंडिया का जोग्राफिकल एरिया ऐसी ही प्रॉब्लम को फेस करता है। तो यह फैक्ट फ्रेंड्स आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर कोई ऐसे राइटिंग करते हैं या आंसर लिखते हैं मेंस में। सेकेंड रिपोर्ट फ्रेंड्स जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है ओशियंस और क्रायोस्फीयर में उसके बारे में है। इस रिपोर्ट में कवर किया गया है दैट हाउ द ओशियंस एंड क्रायोस्फीयर हैव एंड आर एक्सपेक्टेड टू चेंज विद द ऑनगोइंग ग्लोबल वार्मिंग। क्रायोस्फीयर की बात करें तो यह फ्रोजन कंपोनेंट होता है हमारे अर्थ सिस्टम का। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बिलो द अर्थ सरफेस है और एबव द अर्थ सरफेस है, उस सभी को फ्रेंड जो भी फ्रोजन कंपोनेंट होता है वो क्रायोस्फीयर वर्ड के अंदर आता है। इसलिए यह वर्ड इंक्लूड करता है स्नो, ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, आइस शेल्फ्स, आइसबर्ग्स, सी आइस, लेक आइस, रिवर आइस, परमाफ्रॉस्ट और सीजनली फ्रोजन ग्राउंड। परमाफ्रॉस्ट की बात करें तो ऐसा सरफेस होता है फ्रेंड्स अगर वो 2 consecutive ईयर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक हो या 0 डिग्री तक रहे, मीन्स मिनिमम टेम्परेचर अगर रहे कंजिक्यूटिव 2 ईयर्स तो वो परमाफ्रॉस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। हाई माउंटेन रीजन्स की बात करें फ्रेंड्स तो 2015 के लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी जो ग्लेशियर्स हैं उनके जो मास है फ्रेंड्स उसमें 80% लॉस देखने को मिलेगा अंडर लो एमिशन सिनारियो। अगर ये हाई एमिशन सिनारियो हो जाता है तो यह परसेंटेज बढ़कर 33% हो जाता है। इतना ऑलरेडी फ्रेंड्स प्रोनाउंस्ड इम्बैलेंस हो चुका है कि अगर क्लाइमेट चेंज ना भी हो फिर भी ग्लेशियर्स विल कंटिन्यू टू मेल्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स सी आइस की बात करते हैं अर्थ फोर्स पर तो आर्टिक, एंटार्क्टिक और ग्रीनलैंड को हम देखेंगे। आर्टिक्स में अगर बात करें तो पिछले 2 दशक या 20 साल में जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो फ्रेंड्स 2 टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज। इसी को फ्रेंड्स आर्टिक एम्प्लीफिकेशन बोला जाता है। इसी वजह से फ्रेंड्स जो एल्बिडो है या रिफ्लेक्टिविटी है उसमें भी डिक्रीज देखने को मिला है। एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पर फ्रेंड यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती है। मतलब पिछले 30 से 50 साल की बात करें तो जो वेस्टर्न पार्ट है एंटार्क्टिक का उसमें ज़्यादा वार्मिंग देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट। ऐसा फ्रेंड रीजनल वेरिएबिलिटी की वजह से होता है। एक तो रीज़न है मेरीडोनियल विंड जो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती हैं और सेकंड है फ्रेंड्स सदर्न ओशियन सर्कुलेशन जिसकी वजह से जो हीट रहती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है इनटू द डीप ओशियन। नेक्स्ट है फ्रेंड ग्रीनलैंड आइस। ग्रीनलैंड आइस की अगर हम बात करें तो वो मेल्ट हो रही है एट अराउंड ट्वाइस द रेट ऑफ एंटार्क्टिक। प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अगर कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स तो यह जो मेल्टिंग है वो 5 टाइम्स बढ़ जाती है। और 2005 और 2016 के बीच के टाइम को अगर हम देखें तो ग्रीनलैंड आइस या ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट टेरिटोरियल कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल सी लेवल राइज। परमाफ्रॉस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो यह भी क्रायोस्फीयर की डेफिनेशन में आता है और यह ऐसा ग्राउंड होता है, ऐसा रीजन होता है अर्थ सरफेस का जो कॉन्सिक्यूटिवली 2 ईयर्स या तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हो या उसके नीचे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थ्राइस लार्जर एरिया है परमाफ्रॉस्ट एज कम्पेयर टू अंटार्कटिक। और हम ऐसा भी माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन परमाफ्रॉस्ट के अंदर स्टोर है एज कम्पेयर टू अर्थ एटमॉस्फेयर। और बाय एंड ऑफ दिस डिकेड या 2100 जो नियर सरफेस परमाफ्रॉस्ट है उसका एरिया डिक्रीज होने वाला है बाय 20 to 66% एंड 30 to 99% अंडर वेरियस प्रोजेक्शंस। लेकिन फ्रेंड्स एक पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा, मीन्स अगर परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होता है तो वहाँ पर वार्मर कंडीशन होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेट होगी और उससे फ्रेंड्स कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा क्योंकि जो सरफेस सॉइल है उसमें कार्बन इनपुट बढ़ जाएगा। क्लाइमेट चेंज की अगर हम ओशियंस पे इम्पैक्ट को देखें तो हम 3 डायमेंशन में इसको कवर करेंगे।
सबसे पहले सी लेवल राइज, देन स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ओशियंस, उसके बाद फ्रेंड्स एनॉक्सिक जोन्स या ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स। करेंट रेट देखें अगर हम सी लेवल राइज का, तो वो फ्रेंड्स लार्जर है देन द मीन रेट ऑफ प्रीवियस टू मिलेनिया। और ह्यूमन कोज जो क्लाइमेट चेंज है वो एक डोमिनेंट कोज है सी लेवल राइज का सिंस 1970। स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स ओशियंस में लेयर्स डेवलप हो रही हैं, एक तो लेस डेंस एंड जो इंटीरियर पार्ट्स है वो सबसे ज़्यादा डीपर पार्ट्स है, जो उसमें ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिल रही है। ये क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? एक तो सरफेस वार्मिंग, क्योंकि जो अपर लेयर है वो मोर बॉयंट हो जाती है, और एक है फ्रेंड्स फ्रेश वाटर रन ऑफ, उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एंटर हो रहे हैं ओशियंस में, और जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर फ्रेंड्स ऐसा ही चलता रहा तो टॉप लेयर जो रहेगी ओशियंस की, उसमें न्यूट्रिएंट्स लेवल कम हो जाने हैं और डीप इंटीरियर्स में बढ़ जाने हैं। जो एनॉक्सिक जोन्स हैं या ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स फ्रेंड्स, वो ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि दैट विल ग्रो लार्जर इन फ्यूचर, क्योंकि जो ओवरऑल लेवल है ऑक्सीजन्स का इन ओशियंस वो गिर रहा है। नेक्स्ट रिपोर्ट फ्रेंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN के द्वारा रिलीज की गई है ओशियन डीऑक्सीजनेशन पर। यह रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 के दौरान ही रिलीज की गई है। इसके हिसाब से अगर हम वर्ल्ड ओशियन की बात करें तो जितनी अभी उसमें ऑक्सीजन है वो कम है एज कम्पेयर टू 1960, और यह रिपोर्ट 67 साइंटिस्ट फ्रॉम 17 कंट्रीज के द्वारा जो असेसमेंट किया गया है जब इस रिपोर्ट को निकाला गया है। रिपोर्ट्स की मेन हाइलाइट्स को देखें फ्रेंड्स तो 1960 और 2010 के बीच की अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ ऑक्सीजन 2% तक गिर गया है, और ऐसा ही चलता रहा तो फ्रेंड्स बाय एंड ऑफ दिस डिकेड 3 to 4% ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाने वाली है, और एनॉक्सिक जो वाटर्स है जहाँ पर ऑक्सीजन होती ही नहीं है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अराउंड फ्रेंड्स 700 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है विद लो ऑक्सीजन लेवल्स। पहले 1960s में यह सिर्फ 45 साइट्स थी। डीऑक्सीजनेशन है जो ओशियंस का, दैट हैज अकर्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। इम्पैक्ट ऑफ डीऑक्सीजनेशन हम ओशियंस पर देख लेते हैं। 6 पॉइंट में हम कवर करेंगे इसको। सबसे पहले फ्रेंड्स जो मेराइन ऑर्गेनिज्म है या फिशेस, उनकी लार्ज नंबर में डेथ्स देखने को मिल रही है। ऐसा फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्टर्न कोस्ट पर देखा गया। नेक्स्ट फ्रेंड जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन साइकिल हैं विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ, और जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इन ओशियंस और इन साइकिल्स को भी अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स एक प्रोसेस देखने को मिल रहा है जिसको टर्म दिया गया है ऑस्टिरियोपोरोसिस ऑफ सी। ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर कम होता है ओशियंस में तो फ्रेंड्स वो एसिडिक हो जाता है, उसकी वजह से जो pH लेवल होता है वो गिर जाता है, और जो सेलफिश होती है उनके सेल या तो डिग्रेड हो जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी को ऑस्टिरियोपोरोसिस ऑफ सी बोला जाता है। अगर हम मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी देखें तो फ्रेंड्स लगभग 93% ऑफ हीट को एब्जॉर्व किया है ओशियंस ने, जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से हुआ है। इसी वजह से फ्रेंड्स मास कोरल ब्लीचिंग भी देखने को मिल रहा है। सिंस वार्म वाटर ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं बिकॉज ऑफ बायोएनसी देन कूलर वाटर, तो नासा के एस्टिमेट से ऐसा माना जा रहा है कि जो सी लेवल राइज है वो 1/3 सी लेवल राइज इसी की वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ वार्म वाटर। नेक्स्ट फ्रेंड्स यह है फ्रेंड्स जितना भी ह्यूमन जो फॉसिल फ्यूल्स कंजप्शन होता है और उससे जितनी हीट निकलती है 25% तक तो ओशियन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो ओशियन जो एनर्जी डिमांड है वो रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ऐसा टाइम आने वाला है जो ओशियन है वो सैचुरेटेड हो जाएंगे एंड दे विल नो मोर एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिपोर्ट है फ्रेंड्स ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020। जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020, इट इज़ द 10th इन द वर्ल्ड माइग्रेट रिपोर्ट सीरीज। इसको फ्रेंड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा निकाला जाता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से नियरली 3.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो कि फ्रेंड्स 272 मिलियन होती है, उसमें से 17.5 मिलियंस तो इंडियंस ही हैं फ्रेंड्स, अकाउंट करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की। मीन्स 17.5% मिलियंस इंडियंस आर लिविंग अब्रॉड। इसलिए फ्रेंड्स इंडियन हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का।
2018 के रिपोर्ट के हिसाब से जो इंटरनेशनल रेमिटेंसेस है वो नियरली $689 बिलियन था। उसमें से इंडिया ने $78.6 मिलियन रेमिटेंसेस रिसीव किया है। उसके बाद है फ्रेंड्स चाइना एंड देन मैक्सिको। रफली फ्रेंड्स 2/3 जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं दे आर लेबरर माइग्रेंट्स। इंडिया के बाद फ्रेंड मैक्सिको और चाइना इंटरनेशनल माइग्रेंट्स अकाउंट करते हैं, मीन्स इंडिया फर्स्ट नंबर पर है, देन कम्स मैक्सिको एंड देन कम्स चाइना। जो टॉप डेस्टिनेशन है ग्लोबली अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल माइग्रेंट की फर्स्ट इज़ यूएसए, देन इन जर्मनी, देन कम सऊदी अरेबिया, देन रसिया, देन यूनाइटेड किंगडम। इंडियंस के माइग्रेंट्स की बात करें तो यूएई सबसे ज़्यादा होस्ट करता है, देन यूएस, देन सऊदी अरेबिया। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो इंडिया में एंटर करते हैं वो बांग्लादेश से होते हैं। तो रेमिटेंसेस की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इंडिया टॉप पर पहुंच जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेंट की बात करें तो अभी इंडिया टॉप पर पहुंच जाता है। रेमिटेंसेस सेकंड पोजीशन पर फ्रेंड चाइना है, देन कम मैक्सिको। इंडिया सबसे टॉप पर है $76.8 बिलियन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की अगर बात करें तो इसको 1951 में एस्टेब्लिश किया गया एंड इट इज़ अ लीडिंग इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन एंड इट वर्क क्लोजली विद द गवर्नमेंट, इंटरगवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर्स। 2016 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन became a related organization of United Nations। 2019 अगर मार्च में देखें फ्रेंड्स तो इसके अभी 173 मेंबर्स हैं और 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो हमने ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के बारे में जाना जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन निकालता है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।